पढ़ाते हैं तब तो बच्चा सो ही रहा होता है फिर तो। नहीं सर, मैं तो एकदम अडेप्ट कर गया था, एकदम अच्छा। हैबिट में आ गया था ना लास्ट, तब सही हो गया था। शेड्यूल बन जाता तो सही होता सर। शेड्यूल बनना चाहिए, वो हर बच्चा अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाया है। चलो अच्छी बात है आपके साथ अगर आपका शेड्यूल बन गया है तो। मानस, आपके स्कूल का क्या हाल है, बंद है? सर मैं और हर्षित सेम स्कूल में ही है। अच्छा, आप दोनों तो चलो भाई बहुत बढ़िया, दोनों एक ही जगह से हो। शिवांग, खसपिल, यस यस तुम्हारे स्कूल का क्या हाल है बच्चे? सर, स्कूल में टीचर ही नहीं है। आपका स्कूल कहाँ है? ले में। लेह में। और यशवर्धन बिष्ट, यस सर। आपका स्कूल कहाँ है? सर उत्तराखंड में ही है बट अलग डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, रानी खेत नहीं है आपका? नहीं सर। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी स्कूल खुले हैं ना? सर ऑनलाइन चल रही है क्लासेस, 30th के बाद खुलेंगे शायद। 30 अप्रैल के बाद? यस अच्छा, सर। चलो ठीक है, जब भी खुले क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, तो एक्सक्यूज मी। ठीक है सर, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्स लॉ जो भी था हमारा। तो सबसे पहली बात पे हम आते हैं सर। सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए, कहाँ तक पहुंच गए हम लोग लास्ट क्लास में? सर सुपरपोजिशन पे लास्ट न्यूमेरिकल। Okay, can you tell me what was that last numerical based on superposition? अच्छा, वो नेट चार्ज निकालना। नेट चार्ज निकालना या नेट फोर्स निकालना में बच्चे? सर नेट फोर्स से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बिफोर वी प्रोसीड, मुझे एक बात तो ये बताओ कि ऐसे क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं कि ये अगर स्क्वायर है, इसके वर्टेक्स पे हमने चार्जेस रख दिए, तो ये वाले ऐसे टाइप्स के हमने कर लिए, चाहे वो ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के वर्टेक्स पे चार्ज रख दिया, तो ऐसा कर लिया हमने, ये सब कर लिया है, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन मुझे आज पहले मैं करा लेता हूँ। और ये वाला जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इट वाज अगेन आस्क्ड इन जेई फ्यू इयर्स बैक, एंड इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी स्पेशल सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स जिसको लॉगरिथम की सीरीज कहते हैं। तो एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट वुड बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बट बिफोर वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे पहले हम लोग एक और क्वेश्चन पे आज डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी बेसिकली ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको मैं ये सीरीज समझा सकूं, ये जो सीरीज है मैथमेटिकल सीरीज, ये समझा सकूं। और दूसरा ये कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके जेई ने पूछा हुआ है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं सर। ओके, मूविंग ऑन। ये मान लीजिए कि आपके कुछ चार्जेस रखे हुए हैं और कुछ चार्जेस आपके इस तरह से प्लेस्ड हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बस उस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा मैंने वाई एक्सिस भी बना दिया है, ऑल्दो वाई एक्सिस का एज सच कोई यूज नहीं है, बट स्टिल ऐसे ही दिखाने के लिए। तो देखिए, आपसे बोला गया कि दे आर चार्जेस प्लेस्ड ऑन x इज इक्वल टू 0 एंड द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड ऑन x इज इक्वल टू 0, चार्ज ऑफ 1 कूलम इज अगेन प्लेस्ड ऑन x इज इक्वल टू 1 मीटर। इसके बाद कहानी यह है कि सर चार्ज x इज इक्वल टू 2 मीटर पे -2 कूलम का है, x इज इक्वल टू 3 मीटर पे सर चार्ज 3 कूलम का है, x इज इक्वल टू 4 मीटर पे चार्ज -4 कूलम का है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। याद रहे, ये ऐसे चलती जाएगी कहानी अप टू इन्फिनिटी। एक के बाद दूसरा साइन चेंज हो रहा है, मतलब x जीरो वाले चार्ज को अगर थोड़ी देर छोड़ दो तो x इज इक्वल टू 1 पे चार्ज इज पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 2 पे चार्ज इज नेगेटिव, फिर x इज इक्वल टू 3 पे चार्ज इज पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 4 पे चार्ज इज नेगेटिव, फिर x इज इक्वल टू 5 पे चार्ज पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 6 पे चार्ज नेगेटिव। मतलब ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है ऑफ द चार्ज। द क्वेश्चन इज अगेन द सेम कि फाइंड इफ नेट on the charge placed at origin। origin पे रखे हुए चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है। we have to find out the net force on the charge placed at the origin। we have to find out the net force on the charge placed at the origin। ठीक है। यस सर। अब मुझे एक बात पहले तो आप लोग समझाएंगे, x1 पे जो चार्ज है और x इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज है, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स विल बी देयर बिटवीन द टू, रिपल्शन और अट्रैक्शन? रिपल्शन। रिपल्शन।
and that repulsion will be directed towards left or towards right? towards left. Very good. तो सर ये मान लो अगर मैं इसको कहता हूं F1, तो दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन. उसके बाद अगर आप आए -2 कूलम भी 1 कूलम पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमें इसी पे नेट फोर्स निकालना है. तो -2 कूलम वाले का जो फोर्स होगा ऑन दैट ऑफ द 1 कूलम, दैट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन? Attraction. अट्रैक्शन. तो ये फोर्स F2 अट्रैक्शन. फिर उसके बाद 3 कूलम वाला अगर आप देखोगे तो F3 इज ऑफ रिपल्शन एंड F4 इज ऑफ अट्रैक्शन. इसका मतलब कि ऑल्टरनेट फोर्सेस भी अट्रैक्शन और रिपल्शन ऐसे हो रहे हैं. तो एक बात मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट अस से कि जो फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब ऑल द रिपल्सिव फोर्सेस, लेट मी टेक दिस फोर्सेस टू बी पॉजिटिव, और वो फोर्सेस जो अट्रैक्टिव नेचर के हैं विच इज ऑफ अट्रैक्शन, लेट मी टेक दोज फोर्सेस एज नेगेटिव. अच्छा, यह बात याद रखिए कि जो मैं फोर्स नेगेटिव ले रहा हूं, इट इज नॉट बिकॉज के चार्जेस नेगेटिव है उनके फोर्स नेगेटिव ले रहा हूं, ड्यू टू द डायरेक्शन. बिकॉज सम ऑफ द फोर्सेस आर टुवर्ड्स लेफ्ट एंड सम ऑफ द फोर्सेस आर टुवर्ड्स राइट. I am taking the force of attraction to be negative and I am taking the force of repulsion to be positive. तो दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं एट द सेम टाइम, रिपल्शन अट्रैक्शन. तो जितने रिपल्सिव फोर्सेस हैं उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और जितने अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं आई विल कंसीडर देम टू बी नेगेटिव. तो देखिए वन बाय वन हम फोर्स लिखते हैं. फर्स्ट फोर्स F1, दैट इज बिटवीन दीज टू 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो ऑब्वियसली बात है, इसको आप लिख सकते हैं K इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू K. सिमिलरली F2 अगर आप लिखेंगे तो K इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू K बाई 2. सिमिलरली आप F3 अगर लिखेंगे तो F3 विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू K बाई 3. F4 अगर आप लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू K इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर्ड, दैट वुड बी इक्वल टू K बाई 4. अनडाउटेडली ऐसे ही ये जो सेम पैटर्न है वो कहां तक आपका पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, तो इट विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी. आई होप सबको क्लियर है यहां तक. Yes, sir. यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए. पहले मैंने बस ये किया है कि आई हैव कैलकुलेटेड द फोर्स ऑन 1 कूलम ड्यू टू अदर चार्जेस. तो सम ऑफ द फोर्सेस आर रिपल्सिव, सम ऑफ द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव. तो इन फोर्सेस की वैल्यूज मैंने लिखा है. तो ऑब्वियसली ये फोर्सेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस वुड बी देयर, तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्स तो नहीं लिख सकते, बट वी हैव जस्ट सीन द पैटर्न कि आपका जो फोर्सेस का पैटर्न है वो K बाई 2, K बाई 3, K बाई 4, K बाई 5, K बाई 6 इस तरह से आएगा. और कहां तक आएगा? अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस और अप टू इन्फिनिटी. एक्सक्यूज मी सर. या एक्सक्यूज बेटा. सर जब हम फोर्सेस निकालते हैं तो नेगेटिव चार्ज को इग्नोर क्यों कर देते हैं? सी ये जो फोर्स हम निकालते हैं ये हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखते हैं आसिया. तो जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखते हैं बेटा, तो मैग्नीट्यूड के निगेटिव का कोई मतलब नहीं बनता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज -10, तो दैट -10 हैज नो मीनिंग. हाँ, अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में कहूं कि मैं कहूं कि फोर्स इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ I कैप, तो इट हैज अ मीनिंग कि मैग्नीट्यूड इज 10 एंड इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव, राइट. अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड सिंपली -10 लिख दूं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, समझ रही हैं आप? यस सर. ठीक है. तो अगर आप चार्ज को निगेटिव ले लेंगे तो आपका फोर्स निगेटिव आएगा. सिंपल यही कहानी होगी. चार्ज निगेटिव लोगे तो फोर्स निगेटिव आएगा. एंड बिकॉज यू आर राइटिंग ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो निगेटिव साइन विल इंडिकेट नथिंग, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है मॉड. ऐसे समझ लो, मॉड्यूलस फंक्शन आपने सुना होगा कि अगर हम मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी रखें तो इट विल कम आउट टू बी एज पॉजिटिव. तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है. तो फिर वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन. जैसे फोर्स की डायरेक्शन अगर नेगेटिव है तो माइनस लगाने का मतलब उसकी डायरेक्शन. ठीक है. बट हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन का कोई लेना ही देना नहीं. ओके सर. यहां तक नोट कर लिया सबने? यस सर. ठीक है. तो नेक्स्ट, अगर आपने यहां तक नोट कर लिया तो फाइनली वी हैव टू ऐड ऑल दीज फोर्सेस, और नेट फोर्स हम लिखेंगे सर K
ठीक है, ये के को मैंने पॉजिटिव कहा था, F1 पॉजिटिव, तो F2 इज टुवर्ड्स राइट, तो F2 को मैं निगेटिव कह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा K माइनस ऑफ K/2 प्लस ऑफ K/3 फिर माइनस ऑफ K/4 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा ये, अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब आप जब नेट फोर्स लिखेंगे, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू K कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1/3 माइनस ऑफ 1/4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कहां तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक। अब कौन बताएगा मुझे, कौन इतना प्यारा बच्चा मुझे बताएगा कि भाई ये कोई सीरीज है क्या, क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है, क्या ये एचपी है? HP है सर। एचपी क्या होता है बेटा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सर अगर EP को उल्टा कर देंगे, मतलब HP को अगर हम उल्टा कर देंगे तो EP बनता अच्छा, उल्टा कर देंगे तो एपी बनता है। है। यस तो एचपी को अगर उल्टा कर देंगे तो ये मतलब ये सारे टर्म को आपके कहने का मतलब इनवर्स कर दिया है ना। जी सर। तो 1/2 विल बिकम 2 एंड 1/3 विल बिकम 3, 4 विल बिकम 4। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ नंबर्स प्लस के साथ हैं और कुछ नंबर माइनस के साथ हैं। यस सर। तो इसका क्या करेंगे? हम माइनस कॉमन करें, माइनस कॉमन ले लेंगे सर, फिर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा बराबर दोनों में। अच्छा 1 और 3 में जैसे 2 आएगा तो -2 और -4 में, और -6 जो इवन नंबर्स है उनमें माइनस कॉमन लेके 2, 4 और 2 में कॉमन डिफरेंस, फिर 2 आ रहा है। सी। अच्छा, चलो मैं बताता हूं। देखो एक सीरीज होती है, मैथमेटिकल सीरीज ऑफ log 1 प्लस ऑफ x। पता नहीं तो आपने मैथमेटिक्स में अभी नहीं सुना होगा, शायद 12th में सुनो। log 1 प्लस ऑफ x की ये जो सीरीज है वो लिखी जाती है x माइनस ऑफ x² 2 प्लस ऑफ x³ 3 माइनस ऑफ x² 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर प्लस फिर माइनस, ऑल्टरनेटली साइन चेंज होगा। अगर इस वाली सीरीज में सर x की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो क्या लिखूंगा, log 1 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1/3 माइनस ऑफ 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, यस सर। इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, आर दे सेम और नॉट? यस द सेम। तो इसका मतलब एफ नेट विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ log ऑफ 2, बिकॉज log 1 प्लस 1 करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट, k f विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ log 1 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। सर ये नेचुरल लॉ होगा ना? यस ऑफ कोर्स, इट्स नेचुरल लॉ। सर नेचुरल लॉग है वो तो, हम्म, लॉग भी लिखा है मतलब ln होना चाहिए। लॉग लिखूं या एलियन लिखूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा हर्षित यहाँ पर। सर नहीं, वैसे लॉग तो लॉग बेस 10 के लिखते हैं ना। नहीं, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए यहां तक लिख लिया आपने, यहां तक बात समझ में आ गई। मुझे बस ये सीरीज बताना था कि log ऑफ 1 प्लस ऑफ x इज नथिंग बट, ये ऐसे आ जाएगा सर, 1 प्लस ऑफ 1। अब सर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? अब ऐसा कुछ कुछ किसी को याद है क्या? 11th, 11th किसी को याद है? ये मत बोलना कि सर 11th की पूछो ही मत हमसे, तो अब
या अच्छा 11th में कोई फील्ड सुना था, कोई फील्ड पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, यस ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो बेटा, अगर मैं पहले तो एक जनरल बात कर लेते हैं, फिजिक्स में जो भी ये 3 फील्ड आप पढ़ने वाले हो 11 से लेकर 12 तक, दैट इज वेदर इट बी अ ग्रेविटेशनल फील्ड, वेदर इट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और वेदर इट बी मैग्नेटिक फील्ड, सबका मतलब एक ही जैसा है। ठीक है, सबका मतलब एक ही जैसा है। अगर मैं फील्ड कहता हूं ना फिजिक्स में, कोई भी फील्ड, तो फिजिक्स के किसी भी फील्ड का बेसिक मतलब एक ही है सर। ठीक है, क्या मतलब है उसका? तो फील्ड का मतलब होता है कि वो कोई भी स्पेस अराउंड अ गिवन बॉडी जिसमें उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सके कोई दूसरी बॉडी। पता नहीं क्या बोले सर, मतलब किसी भी बॉडी के अराउंड वो स्पेस जिसमें उसका इफेक्ट दूसरी बॉडी एक्सपीरियंस करेगी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स फील्ड। ठीक है, क्या मतलब सर, क्या बोलना चाह रहे हो, समझ नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ऑल दो आप चार्ज अपने रियल लाइफ में तो उतना नहीं देखते, बट आप मैग्नेट के साथ हमेशा खेलते रहे हो, है ना, बचपन से आप खेलते आए हो मैग्नेट्स के साथ। मैग्नेट में अगर आपने देखा होगा कि इफ यू टेक 2 मैग्नेट्स, वेदर इट बी अ बार मैग्नेट और सम अदर मैग्नेट, व्हाटएवर काइंड ऑफ मैग्नेट इट वुड बी, तो अगर आप कोई भी मैग्नेट ले लें, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर 2 मैग्नेट के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि उन दोनों में आइदर देयर विल बी रिपल्शन और देयर विल बी अट्रैक्शन। आपको ये फोर्स दिखाई देगा, या तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी, तो रिपेल करते हुए भी दिखाई देंगे, और मैग्नेट एक्चुअली में एक दूसरे से दूर भागेगा या एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा। बट अगर मान लो बेटा कि मैं इसके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा कर दूं, उन्हीं दोनों मैग्नेट का बीच का सेपरेशन इंक्रीज करो, यू गो ऑन इंक्रीजिंग द सेपरेशन, you will observe that after a particular distance the two magnet will not interact with each other। इसका मतलब है कि ये जो 2 मैग्नेट हैं वो ना तो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, ना वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे होंगे। भाई मैग्नेट कहेगा भाई मुझे तुझसे मतलब नहीं है, तू कौन है मैं नहीं पहचानता। बट अगर वही मैग्नेट दूसरे के पास आए तो फिर दोनों में जान पहचान हो जाती है, और जान पहचान में ये होता है कि या तो दोनों में तकरार हो गई, लड़ाई हो गई, या फिर दोनों में मतलब दोस्ती हो गई। तो डिपेंडिंग ऑन दैट या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। बट वो तब होगा ना बेटा जब आप किसी के रेंज में हो। अगर आप उसके रेंज के बाहर हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, अब रानी खेत में बिकॉज हर्षित और मेरा इंटरेक्शन हो गया, तो मैं जान गया हूं कि रानी खेत नाम की कोई जगह है उत्तराखंड में जहां का बच्चा है हर्षित, या जहां का बच्चा है मानस। आई गेस मानस भी ने भी कहा था कि वहीं का है शायद। ठीक है, तो ये तो तब ना जब मुझे पता चला। बट अगर मान लो कि ऐसे उत्तराखंड में बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे क्या पता भाई कौन कौन है, मुझे क्या मतलब, ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है ना? तो उसी तरह से बेटा ये जो मैग्नेट है उसका भी एक रेंज है। वो कहता है कि भाई अगर तू मेरी टेरिटरी में आएगा, टेरिटरी में, तो मैं तुझे, या तो तू सही से आएगा तो मैं तुझे बहुत आदर सम्मान के साथ रखूंगा, मतलब फ्रेंडशिप करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा। और अगर तू बहुत गुस्से में आएगा, ठीक है, तो फिर मैं भी गुस्सा दिखाऊंगा और मैं तुझे रिपेल करूंगा। तो बट उसकी एक रेंज है बेटा, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं। और दूसरी बात याद रखो, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि किसी भी बॉडी का इफेक्ट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही ऑब्जर्व हो सकता है। अगर आप उस रेंज के बाहर हो तो उस बॉडी का इफेक्ट आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसका मतलब दुनिया की कोई भी बॉडी हैज अ रेंज इन विच इट कैन exert its effect on another body. If you are outside that range, तो फिर there will be no effect observed by another body. ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, बेसिकली हम फोर्स जानते हैं 2 तरह के। एक को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम उन फोर्सेस को कहते हैं बेटा जिसमें 2 बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं एंड देन दे अप्लाई और एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सर इस सरफेस पे एक बॉडी को रख दिया तो मैं ये कह सकता हूं ये दोनों कॉन्टैक्ट में है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी। अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसे बॉडी रख दिया तो मैं कहूंगा कि कॉन्टैक्ट में तो फोर्स लगाएगी। तो दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्स। या फिर मैं ऐसे कह लूं कि ये कोई बॉडी है और मैं यहाँ पे खड़े होकर मैं इसको पुश कर रहा हूं, तो मैं इसके साथ कांटेक्ट बना रहा हूं विद द हेल्प ऑफ माय हैंड्स, तो ये कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है,
दूसरा वैरायटी ऑफ फोर्स जो आपको नेचर में दिखाई देता है दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पर बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लग रहा होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई आपने एक बॉडी यहां पे रख दिया, दूसरी बॉडी यहां पे रख दिया, दोनों में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, स्टिल M1 M2 पे फोर्स लगा रहा है और M2 M1 पे फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली आपने दो चार्ज रख दिए बेटा Q1 Q2 और ये भी कॉन्टैक्ट में नहीं है, स्टिल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। तो these kind of forces that acts without any contact are called as non-contact force। और जब भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा ऐसे ही नहीं लगते। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हम कहते हैं कि बेसिकली किसी भी बॉडी का जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक बॉडी का जो दूसरे पे लगेगा तो ऐसे लगता है कि वो पहले अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है? एक फील्ड जनरेट। फॉर एग्जांपल थोड़ा और इसको इलैबोरेट करते हैं। मान लो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में नहीं है, स्टिल देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2। तो हम ये कहते हैं कि होता यह है कि ये अपने अराउंड एक स्पेस क्रिएट कर लेता है, एक रीजन क्रिएट कर लेता है, और इसी स्पेस या रीजन को हम बेसिकली फील्ड कहते हैं, ठीक है। और जब हम इसके अंदर आते हैं, मतलब दूसरा चार्ज इसके अंदर आता है, तो उस पे या तो ये वाला चार्ज रिपल्शन का फोर्स लगाता है या ये वाला चार्ज अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है। इसका मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एक लिमिट है। वो ऐसा नहीं है कि भाई एक चार्ज का इफेक्ट अगर मैं चार्ज रख के बैठा हूं दिल्ली के अंदर तो उसका इफेक्ट उत्तराखंड में होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस हर चार्ज के अराउंड एक रीजन है, एक लिमिट है, एक रेंज है, जिसमें अगर मैं दूसरा चार्ज प्लेस करूंगा तो दूसरे चार्ज पे आइदर द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल एक्ट और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल एक्ट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टू चार्जेस। तो ये जो रीजन है बेटा किसी भी चार्ज के अराउंड, उस रीजन को हम सिंपली क्या कहते हैं? तो दैट रीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाके रखूंगा तो दोनों चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शन होगा। अगर कोई दूसरा चार्ज उस रीजन से बाहर है तो दूसरे चार्ज पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगेगा। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल चार्ज। क्लियर है कि कोई भी चार्ज हम ले लें तो उसके अराउंड ये फील्ड होगी, ठीक है। अच्छा, वो फील्ड का जो रेंज है वो कितना होगा, कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज, ठीक है। बात समझना कि वो रेंज भाई डिपेंड करेगा चार्ज पे, कि चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है या चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेंज विल वेरी फ्रॉम चार्ज टू चार्ज, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी देयर एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होगा, कोई भी चार्ज होगा तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लैरिटी आई कुछ कुछ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं और फिर एक और चीजों पे डिस्कशन करते हैं। वैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और अच्छी बात यह है कि 11 से लेकर 12 तक जितनी भी फील्ड आप पढ़ते हैं, चाहे वेदर इट बी ग्रेविटेशनल और इट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इट बी योर मैग्नेटिक फील्ड, ऑल ऑफ दिस फील्ड्स आर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी, और तीनों एक ही नेचर की हैं। मतलब एक नेचर कहने का मतलब कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो ये फील्ड जनरेट होती है और फिर फोर्स लगता है, और ये जो फील्ड है वो क्या है, वो किसी भी बॉडी के अराउंड वो रीजन है या वो स्पेस है जिसमें वो दूसरे बॉडी पे अपना फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज a region around a charge in which it interacts with, in which it interacts। ये जो मैंने वर्ड लिखा है इंट्रैक्ट का, दोनों मतलब हो सकता है अट्रैक्ट और रिपेल। इंट्रैक्ट्स विथ अनदर चार्ज, तो इसमें वो क्या करता है, दूसरे चार्ज के साथ वो इंटरेक्ट करता है, दैट रीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक मतलब है सर किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसमें वो दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम उसी को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कॉमन टर्म, राइट? क्या मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी चार्ज, तो कोई भी चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहने से बेटा हमें ये डिफरेंशिएट नहीं होता कि हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक दैट फील्ड इज। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इज अ कॉमन टर्म, राइट? वो स्टूडेंट साइंस का भी हो सकता है, कॉमर्स का भी हो सकता है, वो स्टूडेंट आर्ट्स का भी हो सकता है, और भी क्लासिफिकेशन हो सकती है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली कह दूं कि साइंस के स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि मैं पर्टिकुलर हूं कि साइंस के स्टूडेंट्स की ही बात कर रहा हूं। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कॉमन टर्म, कि मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं तो वो किसी भी चार्ज की फील्ड हो सकती है। वो 1 कूलम के चार्ज की भी फील्ड हो सकती है, वो 2 कूलम की भी हो सकती है, वो 3 कूलम की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें पॉइंट यहां पर ये समझना है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियलिटी एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी चार्ज, बट हर चार्ज की फील्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी। क्या मतलब सर, क्या बोले, कुछ भी नहीं समझ आया। सर देखो सर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये 4 कूलम का चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अराउंड फील्ड होगी। इसमें मैं एक चूहा चार्ज ला के रख दूं, भाई ये क्या चूहा, क्या क्यों कह रहे हो सर? चूहा चार्ज, बेसिकली आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो चूहे पे करते हो ना सबसे पहले। तो ये चार्ज मान लो चूहा चार्ज है, इसको हमने ला के रख दिया, और इसको अगर मैंने ला के रख दिया मान लो डिस्टेंस r पे, लेट मी टेक r टू बी 1 मीटर। ठीक है, तो एक बात तो ऑब्वियस है कि दिस 4 कूलम विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन दिस, ये जो 4 कूलम का चार्ज है, दिस विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन दिस चार्ज ऑफ q। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ये फोर्स हम कह सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 4q डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस पे फोर्स लगेगा। सिमिलरली बेटा अगर मैं मान लो कि 2 कूलम का चार्ज इसी डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ले लूं और उस पे यही चार्ज q ला के रख दूं नियर द चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो ऑब्वियस ही बात है, आप सबको ये मालूम है कि ये जो फोर्स होगा दैट वुड नॉट बी इक्वल टू 4q, दैट वुड बी इक्वल टू 2kq। ठीक है, इसका मतलब है बेटा फील्ड इसके अराउंड भी है, इसके अराउंड भी है, चार्ज 4 कूलम के अराउंड भी, और फील्ड 2 कूलम के अराउंड भी है। मतलब आपने 4 कूलम के पास भी 1 q कूलम के चार्ज को 1 मीटर पे ही रखा है, और 2 कूलम के पास भी ऐसा ही किया है। बट दोनों केस में द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज q इज नॉट द सेम। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है q चार्ज के द्वारा, वो दोनों केस में सेम नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो इफेक्ट 4 कूलम का है दैट इज नॉट द सेम एज द इफेक्ट ऑफ 2 कूलम। भाई दोनों के इफेक्ट सेम नहीं है, बट यस मैं ये अभी भी कह सकता हूं कि Q वाले चार्ज को मैंने 2 कूलम के फील्ड में रखा है तभी उस पर फोर्स लग रहा है, और Q वाले चार्ज को मैंने 4 कूलम के फील्ड में रखा है तभी उस पर फोर्स लग रहा है। वो अलग बात है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है सर कि हमें एक टर्म डिफाइन करना चाहिए जिससे हम इस फील्ड्स की स्ट्रेंथ को समझ सकें। ठीक है, वी नीड टू डिफाइन अ टर्म by which we can get the strength of the field of a given charge। भाई फील्ड कह दूंगा तो वो किसी का भी फील्ड हो सकता है, बट उस फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है वो कैसे पता चलेगी? तो फॉर दैट वी विल डिफाइन अ टर्म, और उस टर्म को हम कहते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, उस टर्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया रे सर, आहा रे सर, ओहो रे सर, मजा आया रे सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है, मान लो ये चार्ज है, इसके फील्ड की स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है मुझे। देखो एक बात सिंपल सी समझो दोस्त, कि मुझे इस चार्ज, इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, ऐसा समझो। ठीक है, वैसे भी इंटेंसिटी बहुत हद तक, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी एक ही बात होती है, बहुत हद तक। मैंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल सेम है। तो देखिए भाई, अगर ये मैं मान लो कि मैं कहूं कि नहीं मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं ऐसे ही बावलों की तरफ फिरे जा रहा हूं और मैं कह जा रहा हूं नहीं नहीं मेरे अंदर बहुत ताकत है, मेरे अंदर बहुत ताकत है। ठीक है, तो ऐसे ही मान लोगे कि मेरे अंदर बहुत ताकत है? मान लोगे? बताओ। नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं मानोगे अनुभव भाई, बिल्कुल नहीं मानोगे, है ना? तो मैं अगर ऐसे घूमता फिरता चीखता जाऊं कि भाई मेरे अंदर बहुत ताकत, मेरे अंदर बहुत ताकत, तो कोई नहीं मानेगा, कहेगा भाई प्रूफ कर कि तेरे अंदर बहुत ताकत है। तो प्रूफ करने के लिए वो कुछ करेंगे, जैसे वो कहेंगे अच्छा एक काम करो, ये दीवार है तुम्हारे सामने, तुम कह रहे हो तुम्हारे अंदर बहुत ताकत हो, क्या इस दीवार को तोड़ के दिखा दोगे? मतलब वो एक्सपेरिमेंट कराएंगे ना मुझसे।
अगर मैं उस दीवार को तोड़ जाऊं तो जो मैं बोल रहा हूं कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, वो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर बहुत ताकत है, इसने तो दीवार तोड़ दी। ठीक है। और अगर नहीं तोड़ पाऊंगा तो भाई कहेंगे कि ऐसे ही एवं ही बातें कर रहा था, झूठ कह रहा था, ये तो बावला, ये तो। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसका मतलब बेटा कि किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बताने के लिए आपको उसकी इंटेंसिटी को मेजर करना तो पड़ेगा, और उसको चेक करने के लिए सामने कुछ तो लाओ। समझ रहे हो? तो इसी तरह से समझे नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए, बहुत बढ़िया समझ गए सर, सर। ऐसे समझ गए। तो आप देखिए ये जो चार्ज है, ये क्यू, इसके फील्ड को मैं चेक करना चाहता हूं। कहां पर? मान लो एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। ठीक है, आर डिस्टेंस पे। सर जरूरी है कि आर डिस्टेंस? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस पॉइंट पे मैं इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहता हूं, उस पॉइंट को देख लेते हैं। अब क्या करते हैं बेटा कि भाई ये चीख रहा है कि मेरी बहुत फील्ड है, मेरी बहुत फील्ड है, मेरे फील्ड की बहुत स्ट्रेंथ है, ये है वो है। तो हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं, हम यहां पर एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक चार्ज ले आते हैं। ठीक है भाई, ले आइए चार्ज। अब हमने ये कहा कि भाई ये तू इस पे फोर्स लगाएगा, ये बात तो ऑब्वियस है। अब अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा तो हम मान लेंगे कि भाई तेरी फील्ड बहुत ज्यादा है, और अगर ये फोर्स बहुत कम लगेगा तो हम नहीं मानेंगे कि तेरी फील्ड ज्यादा है, फिर हम कहेंगे कि तेरी फील्ड बहुत कम है। इसका मतलब है कि बेटा जिस पॉइंट पर भी आपको फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करनी होती है, उस पॉइंट पे आप इमेजिन करो लोगों ने ऐसे मेजर किया कि लोगों ने क्या किया, उस पॉइंट पे एक चार्ज ला के रखा। अब इस चार्ज पे फोर्स मेजर किया। ठीक है, तो जितना फोर्स लगा इस चार्ज पे डिवाइडेड बाय द चार्ज विच वाज केप्ट हियर, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज वाज गिवन अ नेम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज है बेटे मेरे लाल, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। डिड यू अंडरस्टैंड? पहले यहां तक क्लैरिटी है, अभी इसमें और चर्चा होगी, फिर लिखूंगा। यस सर। ठीक है, ये वाला चार्ज जिसकी हम फील्ड के इंटेंसिटी को चेक कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स चार्ज। और ये वाला चार्ज जिसको हमने लाके रखा है उस पॉइंट पे टू मेजर द इंटेंसिटी, तो उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। क्लियर है? अब बात समझो। जनरली बेटा टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत कुछ भी हो सकती थी, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। बट एक बात सोच बेटा, एक बात समझने की कोशिश कर कि अगर टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गई, तो इस सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का जो फोर्स है ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा हो गया सर, दोनों के बीच का अगर फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, तो हो सकता है कि रिपल्शन इतना स्ट्रांग हो कि सोर्स चार्ज भी अपने पोजीशन से शिफ्ट कर जाए। नहीं आया? मैंने ये नहीं बोला कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का फोर्स अलग अलग होगा, मैंने ये नहीं बोला। ठीक है, देखो जैसे आप किसी भी बॉडी को अगर अर्थ के ऊपर रिलीज कर दो तो वो बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, तो आप यही कहते हो ना कि जितना अर्थ ने बॉडी पे फोर्स लगाया, द सेम इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द बॉडी। दोनों एक दूसरे पे mg लगा रहे हैं, बट अर्थ बीइंग अ वेरी ह्यूज मास, वो क्या कर देता है? बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता है, क्योंकि फोर्स दोनों पे भी सेम लग रहा है, बट वो फोर्स अर्थ को की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, अर्थ को मूव नहीं करा सकता, बट बॉडी को मूव करा देता है। सिमिलर इज द लॉजिक कि अगर मान लो कि टेस्ट चार्ज भी मैं बहुत स्ट्रांग ले आऊं, बहुत बड़ा, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सर एक घटना घटेगी कि हो सकता है कि इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाए कि ये पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्ज ही चेंज हो जाए, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक से मेजर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, भाई मैंने टेस्ट चार्ज को यहां रखा था, दोनों के बीच का सेपरेशन ये था आर, मगर ये हुआ कि भाई टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा थी तो दोनों का रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो ये सोर्स चार्ज जो यहाँ पे था वो कहीं और चला गया, तो फिर हमें इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं मिलेगी, आर डिस्टेंस की फील्ड तो नहीं मेजर हो पाएगी। तो लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, हम एक लिमिट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक लिमिट, कि भाई तुम टेस्ट चार्ज तो लाओगे, बट टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
क्या होनी चाहिए? बहुत छोटी। बहुत छोटी। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं किताबों के अंदर, लिमिट Q टेंड्स टू 0 इफ Q। हमेशा हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं कि भाई ये जो चार्ज का लिमिट Q टेंड्स टू 0, इसका मतलब है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बहुत छोटा लोगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम ये कह देते हैं कि भाई ये हर बार ना कह के हमने एक टर्म डिफाइन कर दिया कि टेस्ट चार्ज जो होगा वो हमेशा यूनिट पॉजिटिव होगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कर दिया कि भाई आप टेस्ट चार्ज लाइए और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो यूनिटी होगी। बहुत ज्यादा नहीं ले सकते आप, यूनिटी लेना है आपने। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है उस पॉइंट पे आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रखिए। इसका मतलब एक बात और समझ आ गई सर कि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेना है, हमने पॉजिटिव लेना है। ऑल्दो आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब जिसकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहे हो या जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहे हो वो चार्ज आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट जो आपका टेस्ट चार्ज है वो हमेशा कैसा लिया जाएगा, तो दैट विल ऑलवेज बी टेकन टू बी पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? तो अब फिर से मैं सारी चीजों को समराइज कर रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यू नीड अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज and that must be placed at the point at which you will measure the field intensity, और उस चार्ज पे कितना फोर्स लगा, that force divided by the charge itself will give you the strength of the field at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फाइनली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज डिफाइंड एज, हाँ बताइए। अगर ये सोर्स चार्ज 1 से ज्यादा हुआ तब हम यूनिट पॉजिटिव लेंगे ना, अगर 1 से कम हुआ तब तो हम लिमिट लगाएंगे Q टेंड्स टू 0। नहीं समझा, फिर से बोल। किसका 1 से ज्यादा हुआ? सर मतलब हम ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज तब लेंगे ना जब सोर्स चार्ज 1 से ज्यादा होगा, 1 कूलम से ज्यादा होगा। अदरवाइज तो हमें सर क्यू छोटा रखना पड़ेगा ना, Q टेंड्स टू 0 वाला। हाँ क्यू, इसीलिए मैंने एक कंडीशन बता दिया कि Q टेंडिंग टू 0। ठीक है, बट अगर आपका सोर्स चार्ज बड़ा है, ज्यादा है, तो फिर तो आप सिंपली कह सकते हो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप कंसीडर कर लीजिए। जैसे पूछा। ठीक है, मतलब सिंपल सा पॉइंट ये बेटा कि लॉजिक ये याद रहनी चाहिए कि जो आप टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो दैट हैज टू बी ऑलवेज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द सोर्स चार्ज। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, तो अब जो मैं डिफाइन कर रहा हूं वो देख लेते हैं। फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक force experienced by a charge at a point in an electric field. ठीक है, चार्ज के आगे लिख लीजिएगा पर यूनिट चार्ज, बाय अ चार्ज, इसको ऐसे लिख लो, बाय अ चार्ज डिवाइडेड बाय, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू F बाई Q। Is it done? Yes sir. Yes, sir. Okay, tell me one thing. Electric field is a scalar quantity or a vector quantity? Vector. Vector, sir. And the reason is very obvious because electric field can be written as force divided by charge. तो आपको पता है force is a vector quantity, charge is a scalar quantity. तो अगर आप किसी भी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ वेक्टर। दैट इज व्हाई आई कैन सिंपली क्लेम दैट कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है।
एंड व्हाट वुड बी इट्स यूनिट? तो एसआई यूनिट अगर आप इसकी लिखें तो एसआई यूनिट ऑफ दिस विल बी न्यूटन पर कूलम। एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज, सॉरी ऑफ द फील्ड। तो सर चलिए, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई किसी भी चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है जिसमें वो दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है, और उसी रीजन को हम सिंपली क्या कहते हैं? तो उसी रीजन को हम फील्ड कहते हैं। और उस फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मेजर करनी हो तो उस फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम वहां पे एक टेस्ट चार्ज इमेजिन करते हैं, एंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज divided by the charge itself, that will give you the value of electric field intensity at that point। ये सब हमें लॉजिक क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरी बात, अब आते हैं सर डायरेक्शन। वैसे हम ये आगे भी पढ़ेंगे, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम वहां पर ज्यादा अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होती है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दीज फील्ड लाइंस। वो सब हमें थोड़ा सा आगे पढ़ना है। बट अभी फिलहाल वी विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिर्फ इस फॉर्मूले पे जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात याद रखो बेटा कि अगर मैं कोई सोर्स चार्ज ले लूं विच इज पॉजिटिव, और इसके पास मैं यहां पर लाके टेस्ट चार्ज को रख दूं, ठीक है? टेस्ट चार्ज को कई बार क्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो सोर्स चार्ज लिया हमने और उसके पास एक टेस्ट चार्ज लाके रख दिया हमने, तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा, एंड अनडाउटेडली दिस फोर्स विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये रिपल्शन फोर्स, ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स, दिस टेस्ट चार्ज केप्ट एट डिफरेंट पॉइंट विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। एम आई राइट? कि भाई ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, तो ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा? ये टेस्ट चार्ज दूर भागेगा, किससे? सोर्स चार्ज से, ठीक है? तो द डायरेक्शन इन विच द टेस्ट चार्ज मूव्स or tends to move in an electric field, that is known as the direction of electric field due to the source charge। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, टेस्ट चार्ज जिधर भागेगा या जिधर भागना चाहेगा, इफ इट इज फ्री टू डू सो, ठीक है? अगर उसको आपने फ्री रखा हुआ है कि वो भाग सकता है, तो जिधर वो भागेगा that would be the direction of electric field due to the source charge। इसका मतलब कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बेटो? अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज को आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लाके रख दीजिए, एट एवरी पॉइंट टेस्ट चार्ज विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो जिधर टेस्ट चार्ज भागेगा that will be called as the direction of electric field due to this positive source charge। तो ऑन द कॉन्ट्रारी अगर मान लो कि हम नेगेटिव चार्ज रख दे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? towards the वेरी गुड। अगर मैं सोर्स चार्ज, क्योंकि मैंने एक बात बोला है, टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेना है हमें? पॉजिटिव, ठीक है? तो आप टेस्ट चार्ज रख दिया, ये अट्रैक्ट करेगा भाई, ये अट्रैक्ट करेगा भाई, ये अट्रैक्ट करेगा भाई, और अट्रैक्शन, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन दिस टेस्ट चार्ज विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द चार्ज, एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट विल अवे फ्रॉम द चार्ज। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लीजिए जो लिखा रहा हूं पहले। तो पहले लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज, या मैं लिख ही देता हूं, द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज kept at a point in electric field moves or tends to move is known as direction of electric field। ये हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसको। दूसरा पॉइंट क्या है? फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड is away from charge, and for negative charge it is towards the charge।
ऑब्वियसली टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, मतलब पॉजिटिव की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। लिख लेना, तो मुझे बताना एक और पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है। वेरी गुड, तो एक और पॉइंट एक्सप्लेन करना है। आसिया, हो गया बच्चा? यस सर। ठीक है, तो एक और पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। यशवर्धन भाई, हो गया ये? अनुभव, नोट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, तो एक और पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं। अब एक बात तो क्लियर हो गई सर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल गई, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा और नेगेटिव होगा तो क्या होगा। अच्छा, एक बात याद रखो, अगर मान लो कि कहीं पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, किधर से किधर? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं कोई पॉइंट मान लो इन दोनों के बीच में मान लो, तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो मैं ये कह सकता हूं कि नेट फील्ड जो आएगी दैट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अगर मान लीजिए पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, तो मैं कह सकता हूं कि किसी इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पे पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव की फील्ड विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। इसका मतलब है नेट फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन इफ द बोथ द चार्जेस आर देयर। अब एक चीज और समझिए कि आपने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि सर फोर्स इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। मतलब ये सर कि इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी अ फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब सर अगर किसी रीजन में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस रीजन में मैं चार्ज को ले जाके रख दूं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि उस चार्ज पे फोर्स लगेगा। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस रीजन में मैं चार्ज को ले जाके रख दूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस चार्ज पे फोर्स लगेगा, और फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, उस फोर्स की भी तो अपनी कोई डायरेक्शन होगी। क्या हुआ, सब शांत हो गए? मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर इस डायरेक्शन में है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज लाके रख दिया, तो इस पे फोर्स लगेगा या नहीं? हाँ कि ना? लगेगा सर। लगेगा सर। तो इस फोर्स की सर कोई डायरेक्शन भी होगी। तो सर बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों होगी इसका लॉजिक मैं दूंगा अभी, पहले इस बात को सुन लो कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर क्यों और कैसे समझते हैं। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, अगर मैंने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई तो सोर्स होगा ना, तभी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हमें पता है कि चार्ज होता है। तो मैं दो बातें कह सकता हूं, मैं या तो ये कह सकता हूं कि ये चार्ज यहां पर एक रखा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट। या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है और ये जो फील्ड है, दिस फील्ड इज ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड दैट इज व्हाई इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। डिड यू अंडरस्टैंड? या तो मैं लेफ्ट साइड पे मैं कह दूं कि पॉजिटिव चार्ज है और इसकी फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, या मैं कह दूं राइट साइड पे नेगेटिव चार्ज है और उसकी फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज। इज इट क्लियर? चाहे वो पॉजिटिव चार्ज, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों केस में आप इस बात को समझो कि ये जो चार्ज हमने इसके अंदर लाके रखा है ये वाला पॉजिटिव है, और फील्ड अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की कंसीडर कर रहा हूं तो दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब इस स्मॉल क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। और अगर ऐसा मैं मान लूं कि दिस फील्ड इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दिस चार्ज विच इज केप्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी इस पे फोर्स तो इधर ही लगेगा ना बेटा। ठीक है, तो यही लॉजिक है, और इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि इफ यू हैव केप्ट अ चार्ज विच इज पॉजिटिव and you have kept it inside an electric field, तो उस पे फोर्स लगेगा and the direction of that force will be in the direction of external field. Okay. इसी तरह से सर अगर मान लो कि if I take a negative charge and I place it inside an electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो कोई लॉजिकली मुझे बता सकता है कि what would be the direction of this? Opposite to the field. Opposite to the field. भाई इसमें भी दो लॉजिक से आप कह सकते हो कि भाई अगर मान लो मैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका कॉज इज दिस प्लस क्यू,
तो प्लस क्यू विल ऑब्वियसली अट्रैक्ट दिस माइनस क्यू। या फिर आप ये कह सकते हो कि दिस कॉज ऑफ दिस फील्ड इज सम माइनस क्यू, और इसके अंदर आपने माइनस क्यू लाके रखा है, तो भी रिपल्शन होगा तो इधर ही होगा। इसका मतलब सर तीसरा पॉइंट ये है कि इफ देयर एग्जिस्ट सम इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अगर नेगेटिव चार्ज आपने रखा तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट विल बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटे यही रीजन है, यही कारण है जिसके कारण से आप ये कह सकते हो, ड्यू टू दिस यू कैन सिंपली से दैट कि इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करेंगे, और करते हैं भाई, करंट फ्लो करे, ऑल्दो प्रोटॉन मूव नहीं करता, बट फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लो इलेक्ट्रॉन का वैसे आप एंटी पार्टिकल पोजिट्रॉन कह सकते हैं। सुना है कभी किसी ने नाम पोजिट्रॉन का? यस सर। यस सर। तो मतलब अगर ये कंडक्टर है और इसमें मैं कहूं करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, तो दूसरा इसका मतलब ये भी है कि ये पोजिट्रॉन इधर जा रहा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि बेसिकली जब भी आप कंडक्टर को किसी सेल के साथ कनेक्ट करते हो, तो ये सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है अराउंड द कंडक्टर। इसका मतलब है कि सर मैं ये कह सकता हूं कि दिस पोजिट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने अभी ये समझ लिया कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज पे इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज व्हाई पोजिट्रॉन अगर राइट भागेगा तो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो यही कारण होता है कि कंडक्टर में ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं व्हेन द करंट फ्लोज। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया सर हमारा? तीसरा पॉइंट हो गया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन positive charge is in the direction of external field, whereas on negative charge it is in the direction of external field, whereas on negative charge it is opposite to the direction of field. ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट कि अगर कहीं पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो सर उस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और अगर उसमें नेगेटिव चार्ज आपने रख दिया तो जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस तीसरे पॉइंट को भी नोट कर लो। नाउ वी आर इन सिचुएशन, नाउ वी आर इन पोजीशन वेयर वी कैन सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस बेसिक फॉर्मूला व्हिच इज F is equal to Q into E. और नोट करने के बाद प्लीज बोल दिया करो, ऐसा नहीं कि मैं बैठा रह जाऊं बेवजह। डन सर। ओके, हर्षित हो गया बेटे? यस सर। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं इस पे क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया है F is equal to QE या Q is equal to E is equal to F by Q, इस पे मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और ये बैच टू बैच वेरी करता है कि मैं 2 क्वेश्चन कराऊं या 3 क्वेश्चन कराऊं। मुझे ये पता है कि आपके लिए 2 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ। अगर किसी और को सिखाना होता है, डिपेंड करता है कि वो बच्चे की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो मैं वो उसके हिसाब से कराता हूं। बट मुझे आप में पूरा कॉन्फिडेंस है कि दीज 2 क्वेश्चन विल बी इनफ फॉर यू। अगर जरूरत पड़ी तो एक और क्वेश्चन मैं ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब 2 to 3 क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं, उसमें आप एक बात याद रखिए कि ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ सिंपल फॉर्मूला F is equal to QE। पहली बात तो ये। दूसरी बात बेटा, ये जो अभी जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी 2-3 जो भी, तो उसमें एक बात याद रखो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स बस इतना सा है F is equal to QE, रेस्ट इज मैकेनिक्स, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। आपने जो भी क्लास 11th में पढ़ा है वही आपका यहाँ पर यूज होगा। मैकेनिक्स जो आपने पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, वही आपका यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इलेक्ट्रोस्टैट्स सर कितना सा है? इलेक्ट्रोस्टैट्स बस इतना सा है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स F is equal to QE है,
बाकी जो है सर वो आपका रेस्ट इज क्लास 11th। ठीक है, देखो कैसे सर, क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं, लेट प्ले क्वेश्चन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सर, इस पहले क्वेश्चन को देखिए। मान लीजिए कि ये कोई एक प्लेट है, इस और ये प्लेट है, और ये आगे आपको समझ में आएगा जब हम कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा कि ये जो प्लेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसको कैपेसिटर कहते हैं। ये कैपेसिटर का प्लेट है या कैपेसिटर कहेंगे, जो भी कहेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि एक प्लेट है और दूसरा मान लीजिए यहां एक दूसरी प्लेट है। ठीक है, ये दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है सर। दो प्लेट्स हैं हमारे पास, एंड लेट अस से दिस अपर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और ये जो लोअर वाली प्लेट है इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो बेटे मुझे एक बात बताओ, विल देयर बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट? एंड इफ यस, देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। Positive to negative, sir. वेरी गुड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इज E, और मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज स्मॉल d। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। आपसे मैंने क्वेश्चन में ये बोला कि सर फ्रॉम दिस अपर प्लेट अ चार्ज इज बीइंग रिलीज्ड, और वो चार्ज क्या है? Q है, और इसका मास m है। इस चार्ज को हमने यहां से रिलीज कर दिया फ्रॉम द अपर प्लेट। तो आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि इफ दिस चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपर प्लेट, तो वो कहां भागेगा? नीचे या वहीं रुका रहेगा? नीचे भागेगा। नीचे भागेगा। नीचे भागेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल मूव डाउनवर्ड्स, नीचे भागेगा। तो ये नीचे भागेगा, तो ये आके फाइनली इट विल स्ट्राइक दिस नेगेटिव प्लेट। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा। तो आपका क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट टाइम इन विच Q will hit लोअर प्लेट। Q क्या करेगा? लोअर वाले प्लेट को हिट करेगा। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट फॉर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि भाई चार्ज Q है, मास m है, इन दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, और आपके इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन इज D। वी आर सपोज टू कैलकुलेट the value of the time after which this plate will strike the lower plate. मतलब this charge will strike the lower plate and charge is released. Should I solve or will you attempt it first? I will attempt. Okay. ठीक है, गुड, दैट्स द स्पिरिट। तो कोशिश करो, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं सिखाता हूं। सर ये चार्ज जैसे रिलीज करा है ना? हाँ हाँ, रिलीज्ड वर्ड आ गया, मतलब है कि बेटा वो रेस्ट से ही है, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0। सर अभी क्या बताया आपने? मैंने ये बोला कि यहाँ पर चार्ज को हमने रिलीज किया है। तो व्हेनेवर देयर इज अ वर्ड लाइक रिलीज और ड्रॉप्ड, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0। रूट 2dm divided by QE. Yes, very good. Sevang, absolutely correct. Very good, Yashvardhan. चलो, इसका मतलब मोर और लेस सबको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, वेरी गुड, सबको ये बात समझ में आ गई। अब मेरा यहाँ पर एक डाउट है। चलो, वेरी गुड, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया, आसिया, हर्षित, हर्षित तूने आंसर भेजा बेटा? सर भेज दिया आपको। हाँ हर्षित, आई हैव गॉट योर आंसर। आसिया? सर अभी कर रही हूँ। ठीक है, कोई नहीं, करो, कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा।
देखिए ये तो ऑब्वियस है आसिया बेटा, देखना कि यहाँ पर हमें एक बात पता है कि चार्ज को हम रिलीज करेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम Q इंटू E लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा ये फोर्स किधर लगेगा, तो दिस फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ड्यू टू दिस फोर्स दिस चार्ज विल एक्सेलरेट and the acceleration of the charge will be equal to QE by M, right Asiya? Choti? Yes, sir. And this motion is accelerated, और acceleration कैसा है, constant है। तो जब भी acceleration constant हो तो we can apply the equation of motion S is equal to ut plus of half at square is suitable here। तो यहां पर आप लिख देंगे S का मतलब this displacement from this upper plate to the lower plate which is D, U तो 0 है बिकॉज मैंने आपसे बोला it has been released, और यहां पर आप लिखेंगे हाफ QE डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाइड बाय T स्क्वायर्ड, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू √2md डिवाइडेड बाय QE, एंड ऑल ऑफ यू whoever has done this very good, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपसे एक डाउट पूछता हूं, मेरे मन में ना एक डाउट आ रहा है, ठीक है, मुझे मालूम है कि वो पॉसिबल नहीं है, बट वो डाउट मैं पूछ रहा हूं, देखता हूं मैं कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन वाइज फिजिक्स समझ रहे हो या वाकई फिजिक्स समझ रहे हो। मेरे को एक बच्चे ने अभी इसी साल, ठीक है, उसने सॉल्व करने में मेरे को बोला कि सर यहाँ पर mg भी तो आएगा, भाई चार्ज है और चार्ज में मास भी है, तो सर अगर आप कह रहे हो कि देयर इज अ फोर्स ऑफ QE, तो उसने बोला सर मैं mg भी तो लूंगा ना इसमें, ठीक है। मैं भी आपसे यही पूछता हूँ, मुझसे बच्चे ने पूछा था, मैं आपसे पूछता हूँ कि सर यहाँ पर mg आपने क्यों नहीं कंसीडर किया, व्हाई डिडंट यू कंसीडर दिस mg हियर? सर स्पेसिफाई नहीं आइसोलेटेड सिस्टम से हाइट है। आइसोलेटेड है? आइसोलेटेड वर्ड तो मैंने यूज किया नहीं है वैसे। सर चार्ज मास ऑफ चार्ज बहुत कम है। Yes, sir. So mass is extremely strong. कहाँ मैंने बोला है, वेयर डिड आई से दैट? सर हाँ, चार्ज का मास तो कम होता है ना? ऐसा ऐसा किसने बोला? मैं आपसे कहूँ कि एक बहुत भारी सी बॉडी ले लिया मैंने, सर ठीक है, आपने भारी भी तो स्पेसिफाई नहीं किया फिर। नहीं मान लो, तो ये भी तो स्पेसिफाई नहीं किया कि ये भी तो स्पेसिफाई नहीं किया बेटा कि यहाँ पर जो मास है दैट इज वेरी स्मॉल। और आपने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि यार हाँ तो हमारा ग्रेविटी में है कि हाँ तो दैट इज व्हाई माय डाउट इज देयर कि इफ आई हैवंट स्पेसिफाइड दिस, तो इसके दोनों मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, देन व्हाई आर यू श्योर कि यहाँ पर सर ग्रेविटी अपवर्ड्स भी तो एक्ट कर सकती है। सर ग्रेविटेशन इज वेरी वीक देन इलेक्ट्रिक। ग्रेविटी बेटा कभी भी अपवर्ड एक्ट नहीं करती, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। किसने बोला ग्रेविटी अपवर्ड एक्ट? सर बट अगर स्पेस में हो और अरे अरे बाप रे बाप भैया, ये अर्थ पे हो रहा है सारा एक्सपेरिमेंट, वी आर नॉट डूइंग दिस ऑन इन स्पेस और व्हाटएवर। हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आया है सही आंसर। पता नहीं क्या क्या बोल गया ये, कितने दिमाग लगा लिए इन लोगों ने, स्पेस में पहुंच गए सर। पता नहीं एक दिमाग ये भी लगा कि सर डी इज नॉट स्पेसिफाइड। भैया दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने डी बोला है, बात खत्म हो गई। उसकी वैल्यू दे देता तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। किसी ये अपना क्या नाम है इसका, खासफेल, उसने बोला सर के चार्ज के कंपैरिजन में मास बहुत कम है। बेटा ये नहीं कह सकते हम कि चार्ज के कंपैरिजन में मास बहुत कम है। मैंने इनफैक्ट आपको पता नहीं आप, हाँ बेटा बोलो। चार्ज के कंपैरिजन में नहीं बोला, मतलब मास कम है तो जी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये और भी भी कम हो अच्छा, जाएगा। ये भी हम नहीं कह सकते कि मास कम है तो जी से मल्टीप्लाई करके ये बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छा वे ये है, ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी स्मॉल एंड इट इज नेग्लिजिबल। पता नहीं तुम में मैंने ये बात मतलब मैथमेटिकली इस बात को शो किया या नहीं, मगर एक बात याद रखो कि अगर आप दो प्रोटॉन, अभी मैं करूंगा नहीं अगर नहीं किया है तो, बट आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर ये एक प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, बिल्कुल होगा सर, ऐसा नहीं है कि इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा। यस दैट इज एक्टिंग देयर, ठीक है, वो लग रहा है, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 टू द पावर अप्रोक्सीमेटली 36 टाइम्स ग्रेटर होता है। एक दो नहीं, ये नहीं कि 36 टाइम्स ग्रेटर, 10 टू द पावर 36 टाइम्स ग्रेटर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपैरिजन में ग्रेविटी को हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड।
मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, करेगा ही नहीं वो। अगर मेंशन है ही नहीं तो आप तो हमेशा ग्रेविटी को भूल जाओगे इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। बट अगर वो कहीं पर किसी क्वेश्चन में स्पेशली कह दे कि नहीं भाई आप ग्रेविटी कंसीडर कर लीजिए, तो फिर आप करना, अदरवाइज तो आपको करना ही नहीं है। पहली बात ये सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मेरे मन का एक दूसरा डाउट यहां से उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब मेरे मन का एक दूसरा डाउट यहां पर आता है, और याद रखो ये जो भी मैं डाउट बताता हूं ना, ये मेरे एक्सपीरियंसेस है जो मैं बताता हूं। और एक्सपीरियंसेस कैसे, वो बच्चों को पढ़ा के, और हर साल कुछ नया एक्सपीरियंस मिल जाता है। मुझसे अभी 2-4 दिन पहले एक बच्चे ने बोला भाई कि सर आप एक बात बताओ, आप वही चीज तो हर बार पढ़ाते रहते हो, आप बोर नहीं होते? तो मेरा जवाब बस यही था कि भाई हर साल बच्चे नए हो जाते हैं, तो इसलिए हम बोर नहीं होते, नए चेहरे नया चैलेंज। क्लियर? बट उसका दूसरा मतलब ये भी है बेटा कि हर साल हमारे पास बच्चों के ऐसे डाउट्स मिलते हैं जो पीछे कभी नहीं मिले। हर साल नया चैलेंज। देखो, अब आपने ये कह दिया कि सर हैविंग सेड दैट कि ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मेरे मन में एक बात आई कि सर जब ये क्वेश्चन हमने करा था तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी था, mg भी था, तो यहां क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया था? टिक 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 टिक। सर परपेंडिकुलर तो उसका कंपोनेंट नहीं है। नहीं, परपेंडिकुलर है तो है कंपोनेंट। मतलब- हाँ मतलब आपने बोला ना सर यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है। नहीं, ग्रेविटी कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा छोटा होगा 10 टू द पावर 36 टाइम्स। यस यस सर बट अगर मास बहुत ज्यादा हो तब तो नहीं, डोंट यूज योर ब्रेन फॉर द मास कि भाई मास कितना भी ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। देखो, पहला फोर्स जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड द थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और इन दोनों में, इन सब में डिफरेंस ऐसा नहीं है कि जस्ट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 10 टू द पावर 40 टाइम्स, 10 टू द पावर 36 टाइम्स, इस तरह का डिफरेंस है। तो इसलिए तो ये भूल ही जाओ। हाँ बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं होगा mg की में। वेरी गुड, ये कुछ कुछ सही बोल पा रहा है ये सेवांग जो है, वो जो लॉजिक दे रहा है। हाँ बोलो। हम मतलब उनमें कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। वेरी गुड। देखो बेटा, एक बात समझो कि नेग्लेक्ट करने का ये मतलब नहीं होता कि भाई कैसे भी नेग्लेक्ट कर दो। जैसे मैं एक बात बताता हूं, आप इस एग्जाम्पल को पहले समझे, उसके बाद यहां पर हम वापस आते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो मैं आपको दिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं दिख रहा हूँ आपको या नहीं दिख रहा हूँ, मैं आपको अगर दिखाई दे रहा है तो मेरी अपनी कुछ विड्थ है या नहीं है, या मैं मतलब बिल्कुल हुई नहीं, डंडी के बराबर हूं, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर हो। है ना, मेरी विड्थ है ना? है। लेकिन अगर मुझसे कोई कह दे कि भाई दिल्ली से रानी खेत के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसके कंपैरिजन में मेरी विड्थ है या नहीं है? नो सर। उसके कंपैरिजन में तो नहीं No, है। sir. मतलब भाई अगर वो डिस्टेंस मुझे नहीं पता दिल्ली से कितना है, बट फिर भी 1 किलोमीटर क्या है, 100 मीटर भी होगा तो 100 मीटर के कंपैरिजन में मेरी विड्थ नेग्लिजिबल है भाई। तो बेटा, कोई भी चीज बड़ी या छोटी को नेग्लेक्ट जब हम करते हैं ना, तो वो हम किसी के कंपैरिजन में करते हैं। क्या मतलब सर, क्या बक रहे हो, समझ में नहीं आया। देखो, आप इस बात को समझो कि मैं आपसे कहूं कि एक वैल्यू है मेरी 10 और दूसरी वैल्यू है 0.0000000001। तो अगर मैं 10 में 0.001 ऐड करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ जाएगा 10 पे? नो सर। नो सर। ठीक है। या 10 में से 0 पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ जाएगा? नो सर। नो सर। इसका मतलब कोई भी जो क्वांटिटी हम नेग्लेक्ट करेंगे ना, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट होगा। भाई 10 के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है। इसका ये मतलब नहीं है कि 0.0001 की कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे भाई उसकी वैल्यू है, बट 10 के कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है। भाई अगर मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, तो उस 1 लाख के कंपैरिजन में 1 रुपया, वैसे तो आपको ये बात पता ही है कि मनुष्य से बड़ा लालची कोई नहीं। तो एक बात तो आपको समझ में आती ही है कि भाई किसी के पास 1 लाख रुपया भी हो जाए तो उसका 1 रुपया भी गिरेगा तो वो 2 दिन नहीं सोएगा। बट अगर ऐसे देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि 1 लाख रुपए के कंपैरिजन में 1 रुपया तो नेग्लिजिबल है ना। आप 1 लाख में 1 रुपया ऐड करो मत करो, क्या फर्क पड़ लेगा?
समझ आई बात? तो वो कंपैरिजन में है, और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन नहीं हो रहा ना एमजी के साथ, मतलब दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, दे आर नॉट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेग्लेक्ट कब करते? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगे और एमजी इधर लगे, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में से एमजी को हम सबट्रैक्ट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सुन रहे हो मेरी बात या नहीं? शांत हो गए आप लोग? सुन रहे हैं सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है और एमजी इधर है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ एमजी को ऐड करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एमजी दोनों सेम लाइन पे नहीं है, ना तो वो ऐड हो रहे हैं ना तो वो सबट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए अब इसका भी अपना एग्जिस्टेंस है और इसका भी अपना एग्जिस्टेंस है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। दैट इज वाई स्फीयर के क्वेश्चंस में हमने mg कंसीडर किया। Although there was electrostatic force, still mg has its own meaning in that case. ठीक है, हाँ, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg दोनों सेम लाइन पे आ जाएं या ऑपोजिट हो जाएं, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में mg ऐड करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। चलिए, सबको क्लियर हो गया होगा शायद? यस सर, क्लियर हो गया। यस सर। सर चलिए, हाँ बताइए। सर तो इस क्वेश्चन में अगर हम mg ऐड भी करते हैं तब भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा? हाँ, गलत तो नहीं होगा, बट उसकी वैल्यू जो है वो मतलब इतनी कम है कि उसको ऐड करके भी अप्रोक्सीमेटली हम उतना ही कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैं 10 में 0.001 आप ऐड कर भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, बिल्कुल सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको लिखूं 10.000000000000001 तो अप्रोक्सीमेटली इसको 10 कह ही सकता हूं ना, इसको तो नेग्लेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। दूसरी बात कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स 10 टू द पावर 36 टाइम्स छोटा है। इतना तो हमें नंबर भी नहीं पता कि कितना होता है भाई। 10 पे 36 बार जीरो लिखोगे कि कितना कहलाएगा पता नहीं मुझे, ट्रिलियन का क्यूब। समझ रहे हो आप? तो इसलिए इसको हम ऐड नहीं करें तो बेहतर है, क्यों करें हम जबरदस्ती। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी सबको। यस सर हाँ जी, एक थोड़ा हटके डाउट है। हाँ बताइए, हटा के बताइए। सर ये जो मूविंग चार्जेस है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्यों करते होंगे? हाँ, बहुत बढ़िया सर। ये जो सवाल है ये अगर आप वर्मा जी से भी जाके पूछ लें तो इसका जवाब वो भी नहीं देंगे, तो इस बात को आप समझिए। हाँ, मैं एक मिनट, एक बच्चे का पहले पॉइंट बता दूं। मतलब सर एस वर्मा का एक वीडियो है उस। हाँ, एससी वर्मा का उस पर एक वीडियो भी है बाकायदा यूट्यूब पे। एससी वर्मा जी से भी एक बच्चे ने ये सवाल पूछा कि व्हाई इज सो कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहली मैग्नेटिक फील्ड, तो पहली बात तो ये समझ लो कि हमें भी नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता ऐसा क्यों है। दैट इज वाई वी सिंपली टेक द नेम ऑफ प्रॉपर्टी कि भाई अगर ये चलने लगेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे, और उसके साथ कुछ और चीजें हैं जो इस लेवल पे आपके साथ है ही नहीं, ठीक है। बात समझ रहे हो? वो ये ऐसा समझ रहे हैं। ग्रेडियंट वगैरह की बात समझ रहे हो, वहीं से देख के तुम ये सवाल पूछ रहे होगे, लेकिन बात समझो कि वो उसमें जो कई सारी और जो चीजें हैं वो अपने लेवल पे यहाँ पर है ही नहीं, होती ही नहीं है। वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्पेशल ब्रांच है, जब आप उसमें जाएंगे ग्रेजुएशन में, वो भी फिजिक्स ऑनर्स वगैरह करने, तब आपको कुछ चीजों को रिलेट किया जाएगा। बट एक बात समझ लो कि दिस जस्ट द प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है सर? यस सर। ठीक है, तो वी सर कैन एक्चुअली नॉट। मैंने वो वीडियो हाँ। देखी नहीं थी सर, मैंने 10th में सुना था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बेटा, बिल्कुल सही आपने फिर सुना है। मैंने उससे सोचा कि करंट जो चार्ज है तो मैंने वो हाँ मूव कर रहे हैं, तो मैंने क्वेश्चन आ गया अभी। हाँ, चार्ज मूव कर रहा है तो वो चार्ज जब मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट उसका हमें पता नहीं कि क्यों करता है। समझ में आई बात? अभी भी कुछ चीजें हमें नहीं पता है, जिस दिन पता चल जाएंगी उस दिन फिर हम उसको प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे उसके, फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन दिया करेंगे। बट अभी तक तो हमें ये नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। हमें जो पता है बच्चे, वो अभी तक बस इतना पता है कि जब चार्ज चलने लगेगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेट करने लगेगा तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यस सर समझ गए। ठीक है। ऑल्दो आप अभी नहीं समझे, बट मसला यह है कि अभी हमें भी नहीं पता, किसी को अभी नहीं पता। चलिए आगे बात करें, और किसी का कोई डाउट? आगे बढ़ें।
यस सर। Yes, ठीक है। sir. ओके बेटे, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरी बुक्स में आपको ये दिख जाएगा ये क्वेश्चन। वैसे ये एससी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल है, एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज प्रॉब्लम में ये गिवन है, और ऑल बुक्स हैव कॉपीड दिस क्वेश्चन। मगर ये क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग भी कर लेते हैं अभी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कि एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। अगेन द टू प्लेट्स आर देयर। ठीक है, दो प्लेट्स हैं हमारे, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और दूसरा निगेटिवली चार्ज प्लेट। तो मान लीजिए कि सर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ऐसे, टुक टुक टुक, ये निगेटिवली चार्ज प्लेट ऐसे, और इन दोनों प्लेट की लंबाई एल है। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन बिटवीन द टू प्लेट्स, बिल्कुल बीच में एक इलेक्ट्रॉन को हमने फेंका है। उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लो ई, मास मान लो एम, वेलोसिटी मान लो वी नॉट। और कैसे फेंका है? हॉरिजॉन्टली। कैसे फेंका है? हॉरिजॉन्टली। मुझे एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली इसी पाथ पे बाहर निकल आएगा या डिफ्लेक्ट होकर निकलेगा? डिफ्लेक्ट deflect होगा. हो गया। ये तो लॉजिक है। ये दो तरीके से आप इसको कह सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा अपवर्ड। एक तो लॉजिक ये दे सकते हो, या अगर किसी बच्चे को ये लॉजिक नहीं समझ आ रही हो तो वो ये भी सोच सकता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड है और ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। तो हर पॉइंट पे वो डिफ्लेक्ट होता जाएगा, और डिफ्लेक्ट होते 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 डिफ्लेक्ट होते 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 ये कुछ इस तरह से निकलेगा, कुछ इस तरह से कर्व्ड पाथ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कर्व्ड पाथ पे निकलेगा। आई होप मेरी बात समझ में आई है यहाँ तक। तो क्वेश्चन में यही है कि सर फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द प्लेट। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के पाथ में कितना डिफ्लेक्शन आया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। आसिया सुन रही हैं आप? फाइंड द डिफ्लेक्शन। यस सर। ठीक है, फाइंड द डिफ्लेक्शन in the path of electron सर वो वी नॉट क्या? v naught is the initial velocity given to the electron. ओके सर। सबने सॉल्व करना शुरू कर दिया क्या? यस सर कर रहे हैं। चलो थोड़ी देर में रुक जाता हूँ फिर। Yes, अगर sir. आप ठीक है, थोड़ी देर में रुक जाता हूँ अगर आप लोग शुरू हो गए हैं तो। सर इसकी वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन 0 है ना? Initial velocity is 0 in the y direction. यशवर्धन ने मुझे आंसर भेजा है। यशवर्धन, मुझे आंसर याद नहीं है। चलो ठीक है, आप वेरी गुड, आपने सॉल्व किया है। तो मैं जब सॉल्व करूंगा तो देखते हैं कितना आंसर आता है।
ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लो। tan theta EL by MV naught. चलो, even I don't remember the answer for this, तो I'll solve and then I'll tell you the answer. देखिए सर, इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, बाकी सारे बच्चे आप ध्यान दें। अगर आप लोग स्टिल इफ यू आर ट्राइंग, तो EL square upon 2MV naught is the answer from सेवांग। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। वट एवर कम्स वी विल कंसिडर इट एज आंसर, बट बिफोर दैट आई हैव टू सॉल्व। ठीक है, उसके बाद आप अपने अपने आंसर मैच कर लेना मेरे आंसर के साथ। बेटा, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आई विल टेल यू वन थिंग। मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेनेटरी करता हूं, एक्सप्लेनेटरी बनाता हूं कि सर, पहली बात तो एक बात समझिए आसिया, एक बात समझिए। यस सर। बेटा, अगर हमें किसी भी कर्व्ड पाथ पे कहीं पर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी हो, तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तो द टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑन द पाथ विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब कहीं पर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है, पाथ चाहे ऐसा हो, मान लो कैसा भी हो, तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दो। टेंजेंट आपको क्या बता देगा? उस पॉइंट के डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता देगा। पहला पॉइंट तो ये समझो। ओके सर। दूसरी बात ये समझो कि जितने एंगल से वेलोसिटी में चेंज आएगा, द सेम विल बी द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑल्सो। मतलब जितने एंगल से वेलोसिटी आपकी डिफ्लेक्ट होगी, उतने ही एंगल से आपके पाथ में भी चेंज आएगा। पता नहीं क्या बोले सर, कुछ भी नहीं समझ आया। चलो, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सर, मैं इधर जा रहा था, मान लीजिए सर मैं इधर जा रहा था, इधर उई ऐसे जा रहा था, और जाते जाते इधर मुड़ गया, है ना। मैं इधर जा रहा था टुवर्ड्स राइट, और उसके बाद फिर एक पॉइंट पे से मैंने क्या करना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अनडाउटेडली मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पाथ में कितने एंगल से चेंज आया है? हु विल टेल मी? 180 डिग्री। 180 डिग्री। एंड द सेम इज इन द वेलोसिटी ऑल्सो, कि सर यहां पर मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और यहां पर मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो दैट हैज आल्सो चेंज्ड बाय 180 डिग्री। इसका मतलब मेरा डिफ्लेक्शन इन द पाथ एंड द डिफ्लेक्शन इन द वेलोसिटी इज सेम। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। इस पूरे क्वेश्चन को अगर देखो तो आपको एक बात समझ में आएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। आसिया, कैन यू टेल मी व्हाई देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? सर क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की साइड आ रही हैं, तो वो उधर तो कोई भी फोर्स नहीं 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 नहीं, आप समझिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये वाली डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मैंने कहा है कि कोई फोर्स नहीं है। क्यों? सर क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर लिया ना, जो नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि फोर्स लग रहा है। बिना फोर्स के डायरेक्शन चेंज नहीं होती बेटा, है ना। तो फोर्स लगा है तभी उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। ऐसा नहीं कहो कि सर डायरेक्शन चेंज हुई है इसलिए फोर्स लगा है। ना ना ना, फोर्स लगा है इसलिए डायरेक्शन चेंज हुआ है। और दूसरा मतलब ये कि फोर्स लगा किधर है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगा है। समझो बेटा, और नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछा करो, डोंट बी शाय। ठीक है, सब अपने अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आए, किसी को भी अगर नहीं समझ में आए, तो प्लीज पूछ लिया करो। आसिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो फोर्स भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। समझ आई बात? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स भी नहीं होगा। आसिया, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? आसिया, क्या हो गया? नहीं आ रही है। हाँ, अब आई थोड़ी सी। हाँ, ये बात समझ में आई कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी लाइन, उसी एक्सिस के अलोंग फोर्स होगा ना। एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब फोर्स नहीं है तो सर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और जब सर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब कि यहां पर की इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और यहां पर की फाइनल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
will remain as v naught. वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये पहले भी v naught थी और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तब भी v naught होगी। अच्छा सर, आपने वेलोसिटी को 2 क्यों कहा? क्योंकि देखो इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी ऐसे होगी, ये आपकी नेट वेलोसिटी है, v नेट है। अगर आप ध्यान से देखें तो नेट वेलोसिटी ऐसे है, तो इसके 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इसका मतलब यहाँ पर इसके पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और यहाँ पर जहां पर वो निकला है वहां पर इसके पास एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। और नेट वेलोसिटी जो एंगल बना रही है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, वो ये है थीटा। पहले ये सबको क्लियर है तो बताओ? यस सर। यस सर। तो समझो Yes, पहले वेलोसिटी ऐसे थी और जहां पर निकला वेलोसिटी ऐसे हो गई, तो दोनों के बीच का जो एंगल बना वही तो डिफ्लेक्शन है सर। इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज द डिफ्लेक्शन इन द पाथ एज वेल एज द डिफ्लेक्शन इन द वेलोसिटी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वाली 0 थी, इनिशियली तो हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो वेलोसिटी किधर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट एक्सेलरेशन होगा वाई एक्सिस के अलोंग। क्यों होगा? क्योंकि फोर्स है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, तो इसके आगे मैं इधर लिख देता हूं, इसी में आगे लिख देता हूं। यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो देखो, तो मैं कह सकता हूं वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी आफ्टर अ टाइम दैट विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और यू वाई क्या है सर? यू वाई 0 है, तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे आप? ई ई बाई एम मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहां तक क्लैरिटी है? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब एक बात छोटी सी समझो बेटा, ये टी का मतलब वो टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, दोनों प्लेट से बाहर निकलेगा। बट हमें टी तो पता नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, हम ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करेगा इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कम्स आउट, दिस इज द डिस्टेंस व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लेट। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर टाइम की जो वैल्यू है दैट कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सोच के देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस होगा? एल, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज टाइम आप वर्टिकल से कैलकुलेट करो या हॉरिजॉन्टल से, टाइम इज टाइम, वही वो तो सेम रहेगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टल से कैलकुलेट करो या वर्टिकल से करो। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? वी वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? वी वाई की वैल्यू आप लिखेंगे ई ई बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन वी नॉट। पहले यहां तक हर बच्चा अच्छे से देखे प्लीज। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। नो डाउट सर। यहां तक नोट कर लीजिए, जिसने नहीं करा है नोट या जिसने नहीं किया है वो प्लीज इसको नोट करें। नोट कर लिया सबने? प्लीज बता भी दो बच्चों मेरे Yes, sir. लाल। सर एक मिनट। कर लिया। 1 मिनट, ओके हर्षित 1 मिनट, गुड। भाई क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये क्या क्या हो रहा है। यहां पर भी अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन का मोशन 2 डायमेंशनल है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। चीजें जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। तो हमने क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस के अलोंग भी इंडिविजुअली चीजों को देखना है और वाई एक्सिस के अलोंग भी देखना है। और वैसा ही है बिल्कुल जैसा आपने प्रोजेक्टाइल मोशन करा था आपने, अगर आपको याद हो तो। ओके, तो फाइनली वी हैव दिस वेलोसिटी vx, फाइनली वी हैव दिस वेलोसिटी vy, और ये जो होगा ये होगा एंगल थीटा एंड दिस इज v। तो इसमें आप सिंपली ये कह सकते हैं कि tan थीटा, फाइनली मुझे यही थीटा चाहिए बेटे, क्योंकि मुझे मालूम है जितना वेलोसिटी में डिफ्लेक्शन है उतना ही आपके पाथ में भी डिफ्लेक्शन होगा। तो tan थीटा इस ट्रायंगल से मैं vy बाई vx लिख सकता हूं। तो tan थीटा में वैल्यूज पुट कर दो, vy को आप लिख सकते हो EEL अपॉन mv नॉट डिवाइडेड बाई vx कितना है, तो vx इज v नॉट। तो थीटा को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ EEL अपॉन mv नॉट का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन
in the path of the electron when it comes out of the two plates. ठीक है, इस आंसर को नोट करो, तब तक मैं देखता हूं कि किन किन बच्चों ने मुझे आंसर जो भेजा था वो किनका मैच हो रहा है। EEL अपॉन MV नॉट लिखा था tan थीटा माइनस जोशी ने, तो MV नॉट का स्क्वायर आएगा माइनस EEL अपॉन 2MV नॉट लिख दिया था सेवांग ने, तो बेटा यहाँ पर MV नॉट ही आ रहा है बस। जिन्होंने 2MV नॉट का स्क्वायर लिखा है वो देख लें कि क्या गलती की आपने। सर जी सर जब इलेक्ट्रॉन उसके इनिशियल पोजीशन पे था और फाइनल पोजीशन पे जब पहुंचा L डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, उन दोनों का अगर डिस्टेंस निकाले तो आंसर गलत होगा। हाँ, दैट इज ओनली दैट विल गिव यू द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वो जो आपने निकाला है इट इज जस्ट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, बट माय क्वेश्चन वाज नॉट टू फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। मेरा क्वेश्चन बेसिकली क्या था, तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि डिफ्लेक्शन फाइंड करो। मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन थीटा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वाई। ठीक है, आप कहोगे सर मैं वाई निकाल के, हाँ मैं आता हूं उस बात पे, तुम्हारे डाउट पे आता हूं। तुम कहोगे कि सर मैं वाई निकाल लूं, ये वाई निकाल लूं, ठीक है, और ये यहां पर मैं ये एल लिख लूं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? आई होप, है ना, तो ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो। तो एक बात सोचो कि ये अगर टेंजेंट लोगे, डिफ्लेक्शन तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये लाइन इज अ कर्व, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल सोच के देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती सेवांग, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तब आप ये कह लेते कि भाई ये निकाल लेता हूं, ये पता है ये एंगल थीटा है, राइट सेवांग? लेकिन ये डिफ्लेक्शन हाँ, जहां भी होगा एंगल निकालना है। हाँ लेकिन ये कर्व है ना बेटा, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है कि यहां पर का थीटा और यहां पर का थीटा सेम। नहीं सर, पर उसके इनिशियल जहां पे था फिर फाइनल पोजीशन, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो एक डिफ्लेक्शन बताएगा ना। मतलब ये पॉइंट है जहां पर ये बाहर निकला है, ये पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, यस बिल्कुल ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। ये डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? सर जी ये डिस्टेंसेस मतलब आपके वर्टिकल डिस्टेंस। बेटा ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आप निकाल रहे हो ना, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो आप निकालोगे y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। अगर करेंगे तो यू वाई की वैल्यू 0 हो गई, तो y इज इक्वल टू आप लिखेंगे हाफ इंटू ई बाई एम, ठीक है, यही होगा शायद एक्सेलरेशन, इंटू टी स्क्वायर आप लिखेंगे एल अपॉन वी नॉट। बट ये जो आप निकाल के मुझे दे रहे हो ना, वो सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। दिस इज द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में मैं दूसरा पार्ट ये पूछ सकता हूं कि जहां पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उतनी देर में हाउ मच इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन था, यहां से इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ और यहां से बाहर हुआ, तो इस पाथ और इसके बीच का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये थीटा चाहिए। नहीं समझ मतलब आया? डिफ्लेक्शन बोले तो हमें एंगल में निकालना है। हाँ एंगल चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एंगल चाहिए। एंगल। समझ आई बात? हाँ, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि यस आप वाइज ये वाला जो है वो एंगल के फॉर्म में हमें निकालना है, तो एंगल के लिए हमने ये मेहनत की है। ठीक है, हमें ये नहीं निकालना कि वो वाई डायरेक्शन में डिस्प्ले, ये अपने आप में एक अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एनसीईआरटी में बेसिकली ये पूछा हुआ है। समझे? यस सर। ओके, तो आज इतना ही। और सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हम जो है एंगल को हमने डी थीटा क्यों नहीं लिया? डी थीटा हम क्यों लेंगे? डी थीटा मींस द स्मॉल एंगल एट अ पॉइंट, राइट। डी थीटा का मतलब होता है कि सर अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहता हूं कि ये कर्व है और बस इस पॉइंट पे मुझे एंगल देखना है, बस इस पॉइंट पे, मतलब एक एलिमेंट ले लिया इस कर्व पे, एक छोटा सा एलिमेंट, ये एलिमेंट ले लिया, तो अगर ये एलिमेंट ले लें हम छोटा सा ऐसे, और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो डी थीटा होगा ना। हमें एक बात बताओ, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन निकला है और ये जो रास्ता है, इन दोनों के बीच का ये एंगल तुम्हें कैसे पता कि ये स्मॉल है? और अगर मान लो कि वो डी थीटा भी तुम कह दोगे, तो भाई उस डी थीटा की कुछ वैल्यू है ना यहाँ पर।
यस सर। डी थीटा का मतलब आप समझते हैं, डी थीटा का मतलब होता है कि इतना स्मॉल एंगल विच इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। और अगर ये इतना स्मॉल एंगल होगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो बहुत पास हो जाएगा। तो हमें कैसे पता कि वो एंगल स्मॉल इतना स्मॉल है या नहीं है? तो दैट इज वाई हम एक जनरल फॉर्म लिखेंगे थीटा। अच्छा सर, अगर हम ये कहते हैं प्लेट्स को और क्लोज ले आए तो? दैट इज अ डिफरेंट इशू। प्लेट को बहुत भी क्लोज ले आए तब भी इट विल हैव सम फाइनाइट वैल्यू, है ना, कुछ तो थीटा होगा। ठीक है, आप कहोगे कि भाई अगर प्लेट को क्लोज लाते जाओ तब भी थीटा आता जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि थीटा विल बी टेंडिंग टू जीरो। आप कहोगे बिल्कुल प्लेट को हम चिपका ही दें, बिल्कुल, तो चिपका ही दोगे तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन ही जीरो मान लिया जाएगा फिर तो। डी थीटा का मतलब समझते हो? कैसे समझते हैं? डेल्टा बहुत छोटा है। बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा। तो बहुत छोटा होने के लिए इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होना चाहिए। अगर मान लीजिए थीटा टेंडिंग टू जीरो है तो इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, अगर मान लो कि मैं कुछ कह लेता हूं कि कुछ भी कह दूं, इस सेपरेशन को y कह दूं मान लो थोड़ी देर के लिए, तो y शुड ऑल्सो बी टेंडिंग टू जीरो मेरे भाई। यस सर। बट यहां पर दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि इट इज टेंडिंग टू जीरो? नो सर। तो सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, अगर डी थीटा अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो डी थीटा इतना स्मॉल है कि उसको तो हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे फिर तो। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक प्लेट है और ये प्लेट है और ये दोनों प्लेट बहुत पास पास हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन गया और ये ऐसा ऐसा डिफ्लेक्ट, तो डिफ्लेक्ट होकर पता नहीं वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो एक अलग बात है। हो सकता है यहीं टकरा के यहीं रुक जाए, या हो सकता है यहीं टकरा के यहीं रुक जाए, या अगर मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मैं कहूं यहाँ पर बाहर निकला तो ये डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है या बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। तो उसको तो ऐसे ही निगलेक्ट कर लोगे, फिर तो कहोगे कि डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, फिर नहीं आया। नहीं सर, आ गया। पक्का? पक्की बात। ठीक है, चलो पक्की बात। तो चलो आज यहीं तक, फिर आगे की क्लास में बात करते हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. एवरीवन, वेलकम ऑल।